तो बच्चों अध्याय 7 पौधों को जानिए हमने पूरा पढ़ लिया था और आज इस भाग में हम इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वहाँ आपको कुछ कथन दिए गए हैं और इन कथनों को आपको ठीक करके लिखना है। तो प्रश्न है निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। तो यहाँ यह तो स्पष्ट है कि वास्तव में इन कथनों में कुछ ना कुछ गलत है और आपको उस गलती को पहचानना है और फिर पुनः इन कथनों को लिखना है जहां आप उस गलती को सही करके लिखेंगे। तो बच्चों पहला जो कथन है वो ये है कि तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। तो जरा सोचिए कि क्या ये कथन सही है। मिट्टी से जल और खनिज को अवशोषित करने का कार्य कौन करता है। अगला कथन है पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा करती हैं। हम बच्चों पढ़ के आए हैं कि पत्तियां जो हैं वो क्या कार्य करती हैं। तो क्या पौधे को सीधा खड़ा करने का कार्य पत्तियां करती हैं। देखिए जरा ये कथन ठीक लिखा है क्या। आगे चलते हैं। जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। जड़ें क्या करती हैं ये भी आपने पढ़ा है। तो क्या ये कथन कि जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है इसे सही किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है बच्चों। अगला कथन है पुष्प में पुंकेसरों और पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। ये बात भी हम जान के आए हैं। अगला कथन है यदि किसी पुष्प के बाह्यदल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। ऐसा होता है क्या। तो आपको इन सभी कथनों में मुख्य जो गलती है जो कमी है उसे पहचानना है। उसके आधार पर इन कथनों को पुनः लिखना है। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो स्त्री केसर भी पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। तो बच्चों ये सभी कथन गलत हैं। इन सभी कथनों में कुछ बड़ी भूल की गई है, कुछ गलत लिखा गया है। अब आगे हम इन कथनों को सही करके देखते हैं। इन कथनों के उत्तर देखते हैं। तो पहले कथन में हमें ध्यान ये रखना है कि जड़ें वो भाग हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिज को अवशोषित करती हैं। तो आप अंतर देख पा रहे हैं कि तना वास्तव में मिट्टी से जल और खनिज को अवशोषित नहीं करता है। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज को अवशोषित करती हैं। अब तना जो है वो पौधे को सीधा खड़ा रखता है। तो वास्तव में हमने जाना इस चीज को कि पत्तियां ये कार्य नहीं करती है। ये कार्य कौन करता है। तना करता है। तना ही जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। थी ना ये भी बात वहां पर। पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं होती है। तो बच्चों यहाँ आपको ध्यान रखना है कि पुष्प में बाह्य दल और पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं होती है। हमने बात की थी कि ये संख्या अलग अलग हो सकती है। उसके बाद यदि किसी पुष्प के बाह्यदल परस्पर अलग हों यानी कि जुड़े न हो तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी न होंगी। लेकिन जो ये कथन था वहाँ क्या लिखा गया था। इस कथन में लिखा था कि बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। यह हमेशा सत्य नहीं होता है बच्चों। यह आवश्यक नहीं होता है। बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो दोनों स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं कि पंखुड़ियां जुड़ी भी हों या ना भी जुड़ी हों। जबकि अगला जो कथन हमने लिखा है कि पुष्प के बाह्य दल यदि अलग होंगे तो पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी न होंगी। ये सही है। अगला कथन है यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो यह जरूरी नहीं कि स्त्री केसर भी पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। तो ये सभी कथन अब हमने यहाँ सही करके देख लिए हैं और हमने जो कुछ अध्ययन किया था उनमें से लगभग ये सारी बातें हम जान चुके हैं। आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 2 है पौधे में तने का क्या कार्य है। तने के मुख्य कार्य हम जानते हैं, उसी आधार पर हमें उत्तर करना है। तो पहला कार्य यह है कि वास्तव में तना ही शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों को धारण करता है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि किसी भी पौधे में ये तने का कार्य है कि उसके ऊपर ये बाकी सारे हिस्से यानी शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल
होते हैं, तो वास्तव में तना इन सब को अपने ऊपर धारण करता है। इसके अतिरिक्त यह पानी और खनिजों को जड़ों से ग्रहण करता है और ऊपरी हिस्सों में पहुंचाता है। हम जानते हैं इस कार्य को कि तना ही वास्तव में जड़ों से जो जल है, जो खनिज पदार्थ हैं, उन सभी को ग्रहण करता है और उन्हें पौधे के सभी ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाता है। यह पत्तियों में तैयार भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है। अब हमने पढ़ा था कि तने का कार्य दो तरफा होता है, यानी नीचे से ऊपर भी कुछ चीज़ों को ले जाता है यह, और ऊपर से नीचे भी कुछ पदार्थों को लेकर आता है। तो ये ऊपर से नीचे जिस कार्य को करता है वो यहाँ हमें समझना है कि जो भोजन पत्तियों में तैयार होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, उस भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य भी तना ही करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है? तो कुछ पौधों की पत्तियां आपको देखनी है। ये वास्तव में गतिविधि आधारित प्रश्न है बच्चों। आपको ये जो सारे पौधे दिए हैं, अगर इनमें से कुछ की पत्तियां आप खोज पाते हैं अपने आसपास किसी बड़े की मदद से, तो आप इस कार्य को घर पर करके देख सकते हैं, या विद्यालय में आप इस गतिविधि को कर देख सकते हैं कि आपको गेहूं, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, गुड़हल, इन सभी की पत्तियां चाहिए होंगी। ये सब अलग अलग पौधे हैं, इन सब की पत्तियां आपको इकट्ठी करनी है और फिर आपको क्या खोजना है? जालिका रूपी शिरा विन्यास की किन पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास है। तो बच्चों, जब आप यह गतिविधि करेंगे तो आप पाएंगे कि तुलसी, धनिया और गुड़हल, इन तीनों की ही पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है। एक साधारण तरीका ये भी है कि तुलसी आपको मिलेगी आपके घर या आपके आसपास किसी जगह पर लगी हुई। उसके अलावा धनिये की पत्तियां आप उपयोग में लेते हैं। आपके घर में कभी ना कभी धनिया अवश्य उपयोग में आता होगा। जब हम सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो धनिये का उपयोग करते हैं। तो धनिये की पत्ती को आप देख सकते हैं। और गुड़हल का पौधा जिस पर काफ़ी सुंदर फूल आते हैं, वह भी आपको अपने आसपास कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। तो इन सभी, खासकर इन तीनों पौधों की पत्तियों को आप देख सकते हैं कि इनमें जो जालिका रूपी शिरा विन्यास है वो है या नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न आपके सामने है। यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो, जड़ी का प्रकार दिया है कि जड़ों का प्रकार कैसा है? रेशेदार है। तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? तो आप देखें, रेशेदार जड़ यानी कि कोई भी मुख्य जड़ नहीं है, सभी जड़ एक दूसरे के समान ही होती हैं, जिन्हें हम झकड़ा जड़ भी कहते हैं। तो यदि वो जड़ है तो उस पौधे में कौन सा शिरा विन्यास पाया जाता है? समांतर या समानांतर शिरा विन्यास। अगले प्रश्न पे चलेंगे बच्चों। यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो, अब आपको शिरा विन्यास दिया गया है, कौन सा है? जालिका रूपी। तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? अभी पिछले ही प्रश्न में हमने देखा था कि यदि जड़ें रेशेदार हो तो उसका शिरा विन्यास समानांतर होता है। यहाँ आपको शिरा विन्यास दिया है कि शिरा विन्यास जालिका रूपी है, तो जड़ों का प्रकार आपको बताना है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जड़ें किस प्रकार की होंगी? मूसला जड़ होंगी, अर्थात ऐसी जड़ जिनमें एक जड़ मुख्य जड़ होती है जिसे मूसला जड़ कहते हैं, और उसके दोनों तरफ छोटी छोटी जड़ें जिन्हें की पार्श्व जड़ें कहते हैं, वो आपको नजर आती हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 6। क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी या झकड़ा जड़, और यह
कैसे कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही अच्छा प्रश्न बच्चों। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पौधे की पत्ती की छाप को देख करके तो आप पता लगा ही सकते हैं कि किसी पौधे की जड़ कैसी है, क्योंकि पत्ती की छाप देखकर आपको पत्ती का शिरा विन्यास पता चलेगा और हम जानते हैं कि शिरा विन्यास का जड़ के प्रकार से एक रोचक संबंध होता है। तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं कि हाँ, पौधे की पत्ती में यदि जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो जड़ें कैसी होती हैं, मूसला प्रकार की होती हैं। अभी अभी हम 2 प्रश्न करके आए हैं इससे संबंधित। और यदि पौधे की पत्ती में समानांतर शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें कैसी होती हैं, झकड़ा जड़ें या रेशेदार जड़ें होती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ये और कितने सारे प्रश्न हमने इससे संबंधित कर लिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। 7वां प्रश्न बहुत आसान है। आपको दिया गया है कि पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो पुष्प के जो मुख्य भाग हैं वो हैं बाह्य दल, पंखुड़ियां, स्त्री केसर और पुंकेसर। स्त्री केसर के जो मुख्य भाग हैं उनको भी आप यहाँ लिख सकते हैं। हमने पढ़ा था वर्तिका, वर्तिकाग्र और उसके अलावा अंडाशय, और अंडाशय के भीतर होते हैं बीजांड। तो एक पुष्प के मुख्य भाग अगर बाह्य रूप से देखें तो हमें ये आसानी से नजर आ जाते हैं। स्त्री केसर को हम पुनः अगर गौर से देखते हैं तो उसके भी अन्य भाग हमें दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 8 की तरफ। पौधों के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। है ना आसान प्रश्न बच्चों। हम पढ़ चुके हैं कि जो भाग अपना भोजन स्वयं बनाता है या संपूर्ण पौधे के लिए भोजन का निर्माण करता है वो कौन सा होता है। पौधे में जो पत्तियां हैं वो यही कार्य करती हैं। तो पत्तियां भोजन बनाने का कार्य करती हैं और पत्तियों द्वारा भोजन बनाने के इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था बच्चों। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया आपको याद होगी कि प्रकाश की और हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं और इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 9। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पुष्प में जो स्त्री केसर होता है उस स्त्री केसर के सबसे निचले सूजे हुए भाग में ही क्या मिलता है, हमें अंडाशय मिलता है या यह अंडाशय वहीं स्थित होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 10। ऐसे 2 पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग बाह्य दल हो। तो कुछ पुष्पों में, कुछ फूलों में जो बाह्य दल है वो आपस में जुड़े रहते हैं, उन्हें संयुक्त बाह्य दल कहते हैं, और कुछ पुष्पों में बाह्य दल इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं। तो जो संयुक्त पंखुड़ियों वाले पुष्प होंगे वो होते हैं धतूरा और टमाटर, जबकि अलग अलग पंखुड़ियों वाले पुष्प होते हैं कमल और गुलाब। तो संयुक्त पंखुड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, धतूरा और टमाटर में, जबकि अलग अलग पंखुड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, कमल और गुलाब में। ठीक है बच्चों। तो आज का जो हमारा अभ्यास प्रश्न थे वो यहीं समाप्त होते हैं और इन अभ्यास प्रश्नों के आधार पर हमने पूरे पाठ को दोहरा लिया है। अब हम अगली कक्षा में आपका अगला पाठ यानी पाठ संख्या 8 को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो समाप्त करते हैं और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।